डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारे टर्म 1 प्रिपरेटरी सेल्स की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने देखा था कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से जरूर इसको देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कंज्यूमर जो है वो कौन होता है, हु इज कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स वो सभी हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, जो कमोडिटीज और गुड्स को परचेज करके उसको कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट्स, राइट। तो कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कब पहुंचता है। तो अगर हम लिटरल मीनिंग देखें इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम का लिटरल मीनिंग होता है कि पोजीशन ऑफ नो चेंज, जिस पोजीशन में कोई चेंज ना होना चाहे, चेंज ना करना चाहे, तो उसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर के केस में देखें तो कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन द मार्केट प्राइसेस ही एलोकेट्स हिज गिवन इनकम इन सच ए मैनर दैट ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब कि एक कंज्यूमर जो उसकी इनकम है और जो मार्केट प्राइस गिवन है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग जो अपने जो इनकम को एलोकेट करता है, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के परचेज पर एलोकेट करता है, तो उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा है, राइट। तो अगर वो अपने इनकम से और मार्केट प्राइस से खुश है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो उस पोजीशन से चेंज नहीं करना चाहेगा, राइट। तो उस पोजीशन में वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, राइट। At equilibrium, consumer has no tendency to change his way of expenditure। तो ये हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इसको हम लोग इन डिटेल समझते हैं क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर सबसे पहले देखते हैं, एक कमोडिटी के केस में एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ही कमोडिटी हो, कंज्यूमर जो है अपनी पूरी एंटायर इनकम को क्या करता है, एक कमोडिटी की परचेज पर खर्च करता है, तो कैसे इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा उसको देखते हैं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उसकी एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली चीज है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस क्या है, राइट। दूसरी चीज है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि जो वो कमोडिटी परचेज कर रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उस कमोडिटी की से उसको कितनी यूटिलिटी ड्राइव हो रही है। तीसरी चीज है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है कि एक एडिशनल रुपया खर्च करके, पैसे खर्च करके वो कितनी यूटिलिटी डिराइव करता है, मतलब कि वर्थ ऑफ मनी। एक पार्टिकुलर कस्टमर के लिए वर्थ ऑफ मनी जो होगी सभी कस्टमर्स के लिए अलग अलग होगी, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखिए, हमारे लिए जो है 100 रुपये या 500 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हमारे पास 500 रुपये हो तो वो काफ़ी वैल्यूबल होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी, जैसे अंबानी की बात करें, तो कही जाती है कि अंबानी जो है अगर उसके 500 रुपये की नोट अगर जेब से नीचे गिर गए तो उसे उठाने में जितना टाइम वेस्ट करेगा, उससे कम समय में वो 500 से ज़्यादा कमा सकता है, राइट। तो ऐसी हमारी तो कंडीशन है नहीं, इतने हम लकी लोग नहीं हैं, राइट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक कस्टमर के लिए, हर एक कंज्यूमर के लिए अलग अलग होती है। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कोई इंसान है जो काफ़ी मेहनत मजदूरी करता है और वो पूरा दिन लगता है उसको 500 रुपये अर्न करने में, पूरे दिन जम के मेहनत करता है तब जाके उसे 500 रुपये मिल पाती है। और एक ऐसा इंसान है जो सुबह की ब्रेकफास्ट में ही 500 रुपये खर्च कर देता है। तो दोनों के लिए क्या होगी, मनी की वर्थ अलग अलग होगी, मनी की वैल्यू अलग अलग होगी। इसी चीज को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब कि आप पैसे खर्च करके, एक एडिशनल यूनिट रुपया खर्च करके आप जो है क्या यूटिलिटी डिराइव करते हो, वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, राइट। तो अब देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से इसका कैसे लेन देन है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से इसका क्या मतलब है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है स्टूडेंट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या हम और आप इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जो सबसे पहले देखिए जो प्राइस है कमोडिटी के लिए, जो हम प्राइस पे कर रहे हैं, कोई कमोडिटी हम मार्केट जाते हैं खरीदते हैं और अपनी टोटल इनकम मान लीजिए डिफरेंट चीज़ों की खरीद पर खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वन कमोडिटी केस ले रहे हैं। तो मान लीजिए आपने किसी चीज़ को परचेज किया, एक पार्टिकुलर चीज़ को, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है, उसको खरीदने पर जो यूटिलिटी आपको मिली और उसके लिए जो पेमेंट आपने किया, जो पे किया उसकी वर्थ, मनी की वैल्यू, और जो आपने कंज्यूम किया, जो आपने गुड्स खरीदे उसकी वैल्यू, अगर दोनों आपके लिए बराबर है तो उस केस में क्या होंगे कंज्यूमर, आप जो है यूटिलिटी इक्विलिब्रियम में होंगे। कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। मतलब ये कि MUX इक्वल्स टू PX अगर होता है, जितना यूटिलिटी वो जिस कमोडिटी को कंज्यूम करके उसको मिल रही है वो, और उसकी वैल्यू, और जितना उसके लिए पे कर रहा है कंज्यूमर, उसकी वैल्यू, दोनों अगर बराबर है तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा,
राइट। अब एक चीज और समझते हैं कि यहाँ पर जो है प्राइस जो होता है वो हम लोग जनरली क्या होता है, मनी के टर्म्स में लेते हैं, और यूटिलिटी जो होता है वो क्या होती है, यूटिल्स के टर्म्स में। तो हम दो डिफरेंट चीजें, दो एक ही चीजें को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए, कंपेयर करने के दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसकी भी यूनिट क्या लेनी होगी, मनी के टर्म्स में यूटिलिटी को भी कन्वर्ट करना होगा। तो यूटिलिटी को कन्वर्ट करने के लिए मनी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी को हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका यूटिल्स जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा मनी के टर्म्स में। अब आप इसको आसानी से px के बराबर लिख सकते हो, MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू px, राइट। मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी derived from that commodity in terms of money equals to price paid for that commodity। तब कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर हम आसानी से लिखना चाहे तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं, MUX इक्वल्स टू px, बट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे कि ये जो यूटिलिटी हमने लिया है ये मनी के टर्म्स में। यहाँ पर अगर मेंशन कर दो आप, कि सिर्फ मेंशन कर दो इन टर्म्स ऑफ मनी, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, तो आपका इससे भी काम चल जाएगा, इस फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। MUX इक्वल्स टू px, बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि MUX क्या है, मनी के टर्म्स में, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। लेकिन आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए, राइट। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि अगर कंज्यूमर, हमेशा जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हो, अगर कई बार क्या होता है कि मार्केट में प्राइस चेंज हो गई या कंज्यूमर को जो है सेटिस्फेक्शन उतनी नहीं मिल रही है कमोडिटी से, तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को की कंडीशन कंज्यूमर की चेंज होती है, डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, तो क्या होगा उसको देखते हैं, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा उस कंडीशन में वो देखते हैं। तो हमने देखा कि कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू px चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन px, मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर कंज्यूमर जो है जिस कमोडिटी को परचेज कर रहा है उससे यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है, पेमेंट उतना ही करना पड़ा जितना पहले करना हो रहा था, लेकिन अब यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, प्राइस कम है उसकी, तो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूमर जो है इस केस में अपनी कंजम्पशन को बढ़ा देगा। ऑब्वियसली आपको अगर किसी चीज़ से यूटिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपको उसके लिए पेमेंट कम करनी पड़ रही है, उस केस में क्या करोगे, अपनी कंजम्पशन बढ़ाओगे, उस चीज़ को ज़्यादा खरीदोगे आप। अगर आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। पता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा और कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी, वो कम हो जाएगी, फिर से सेटिस्फेक्शन कम होगी। अगर सेटिस्फेक्शन कम होगी तो क्या होगा, वापस से कंज्यूमर, ये ग्रेटर देन का सिंबल वापस से क्या हो जाएगा, कंज्यूमर नीचे आएगा, इससे यूटिलिटी कम होगी और कंज्यूमर वापस से कौन सी पोजीशन में पहुंच जाएगा, MUX इक्वल्स टू px। इस स्टेज पे कंज्यूमर जो है और ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेगा ताकि यूटिलिटी और कम ना हो जाए। अगर कंजम्पशन इस स्टेज पे क्या बोलेगा, वो सेटिस्फाइड है, वो अब वो ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करेगा, ना ही कम करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंज्यूमर डूब जाएगा, यहीं पर इसी इतनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा ताकि MUX इक्वल्स टू px हो जाए। तो वापस से कंज्यूमर कहाँ पहुंच गया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पहुंच गया। अब एक और स्टेज देखते हैं, अगर मान लीजिए कि डिसइक्विलिब्रियम का कंडीशन एक ऐसा भी हो सकता है कि MUX जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x लेस देन px है। तो अब कंज्यूमर को क्या हो रहा है, यूटिलिटी कम मिल रही है ना, कंज्यूमर को यूटिलिटी कम मिल रही है, उसके लिए पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, कंजम्पशन को कम करोगे। तो कंज्यूमर ने क्या किया, कंजम्पशन को कम कर दिया, कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी कंज्यूमर की। अगर कंजम्पशन डिक्रीज हो गया कंज्यूमर का तो क्या होगा, इस केस में कंजम्पशन डिक्रीज होने से अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी और सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का क्या होगा, वो इंक्रीज होगी, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो गई। और सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फिर से MUX बढ़ेगी और MUX इतनी बढ़ेगी तब तक बढ़ेगी जब तक फिर वापस से कंडीशन कौन सा आ जाए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन रीच ना हो जाए, तब तक कंज्यूमर जो है इस तरह से बिहेव करेगा, राइट। तो वापस से क्या होगा, फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंज्यूमर अचीव कर लेगा, राइट। इस तरह से चीज़ें वर्क करती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। और इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आपको ये समझ नहीं आई या और अच्छे से समझनी है तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल में ये लेते हैं हम कि कंज्यूमर है, डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज कर रहा है ना, 1 2 3 4 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, और यूटिलिटी जो है उसकी, यहाँ पर मैंने यूटिलिटी लिखी है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, राइट। तो जैसे आप देख रहे हो कि कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। जैसे जैसे मोर एंड मोर नंबर ऑफ गुड्स को परचेज कर रहा है वो, उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है, क्योंकि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। एज मोर एंड मोर नंबर ऑफ गुड्स आर कंज्यूम, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी विल डिक्रीज। तो ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब हमने जो है देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि हमें क्या चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी को भी मनी की टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, तभी जो है हम प्राइस से उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट। दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अब एक एजम्पशन ले लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 4 यूटिल्स है, मतलब कि आप 1 रुपया खर्च करके आपको 4 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, ये हमने एजम्पशन ले लिया, राइट। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मनी के टर्म्स में। तो अगर मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे आप, तो ये 20 है, और इसको MUM कितनी है, 4, MUM 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ₹5 हो जाएगी। से 18 है, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, ₹4.5। फिर 16 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो आपका कितना होगा, ₹4। फर्दर अगर 10 को करेंगे डिवाइड, तो आपका ₹2.5, 0, फिर -5.5/4। इस तरह से आपने क्या किया कि हमने सभी यूटिल्स को, मार्जिनल यूटिलिटी को हमने मनी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब देखिए कि कस्टमर जो है फर्स्ट यूनिट खरीदता है, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है, उसको यूटिलिटी मिलती है 20 यूटिल्स, और मनी के टर्म्स में देखें तो 5 रुपए के बराबर, मतलब कमोडिटी की प्राइस हमने एज्यूम किया है 4 रुपए। 4 रुपए पे करके कंज्यूमर को क्या मिल रही है, 5 रुपए के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कंज्यूमर सामान को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ऑब्वियसली एक रैशनल कंज्यूमर जो है सामान को खरीदेगा इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे, जब उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है कम पैसे देके। सेकंड में देखो, सेकंड यूनिट जब वो खरीदता है तो उसको 18 यूटिल्स मिलती है, मनी के टर्म्स में देखो तो 4.5 रुपये के बराबर, 4.5 रुपीज़। तो अभी भी वो खरीदेगा, क्योंकि 4 रुपये पे कर रहा है और 4.5 रुपये के बराबर उसको यूटिलिटी मिल रही है, तो भी वो सामान खरीदेगा। थर्ड यूनिट देखो, 16 यूटिल्स मिल रही है, और प्राइस कितनी है उसकी, और मनी के टर्म्स में क्या है, ₹4। 4 रुपये खर्च करके 4 रुपये के बराबर यूटिल्स मिल रही है, तो भी कंज्यूमर ठीक है, खरीद लेगा सामान, है ना। और उसके बाद देखो 4 यूनिट जब खरीदता है उसे, तो 10 यूटिल्स मिलती है, और मनी के टर्म्स में देखो तो ₹2.5। 4 रुपये पे करके आपको 2.5 रुपये के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आप खरीदोगे क्या, नहीं ना। तो आप इसको नहीं खरीदोगे, तो इसके बाद कंज्यूमर जो है अपनी कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होगा, उसको यूटिलिटी मिल गई, यहाँ पर वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। इस कंडीशन में जहाँ पर 16 यूटिल्स 4 रुपये के बराबर, 4 रुपये देकर खर्च करके 4 रुपये के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, तो यहाँ तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, और उसके बाद स्टॉप कर लेगा अपनी कंजम्पशन को। आई होप कि ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन और अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसको हम लोग एक बार ग्राफ्स के हेल्प से भी समझते हैं, ग्राफिकली समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब अगर देखिए यहाँ पे हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो यूटिलिटी जो है आपका फर्स्ट यूनिट पे देखिए, जब आप कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसे यूटिलिटी कितनी मिलती है, 20 यूटिल्स। सेकेंड यूनिट को करता है तो 18 यूटिल्स। थर्ड को कंज्यूम करता है तो 16, है ना। तो इस तरह से देखोगे आपकी ये फॉल होती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें स्केल से, आप इसको स्केल की हेल्प से अगर इसको प्लॉट करोगे आप, तो आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से यहाँ से डाउनवर्ड फॉल होते हुए, और इसमें देखिए ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है ये किस चीज़ का है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। जैसे जैसे आप यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो, आपकी यूटिलिटी क्या होती है, घटती चली जाती है, राइट। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या है, वो फिक्स है, 4 रुपीज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी वो फिक्स है। तो अगर हम प्राइस लाइन यहाँ पे बनाए, तो प्राइस कमोडिटी क्या है, 4 रुपीज़ फिक्स है, तो ये 4 रुपीज़ यहाँ पर जो है ये फिक्स है। ये जो आपका वाई एक्सिस पे ये नीचे जो है यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स लिया है, और यहाँ पे जो है आपका वाई एक्सिस पे MUX
और ये प्राइस, दोनों चीज़ों को वाई एक्सिस पे डिनोट किया गया। तो ये आपका 4 रुपीज़ प्राइस है। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों की जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पे। तो जहाँ पर दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाती है, वो पोजीशन जो होती है उस कंडीशन पे MUX क्या होगा, ये वाली लाइन MUX हो गई और ये वाली लाइन जो है प्राइस की होगी। तो इस पोजीशन पे जहाँ पर दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो MUX इक्वल टू PX वाली लाइन हो गई, पॉइंट हो गई। और इस पॉइंट पर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा। इस पॉइंट से अगर ऊपर देखें आप तो ये सारे पोजीशन पर क्या होगा, कंज्यूमर जो होगा सरप्लस में होगा, क्योंकि इन सारे पोजीशन पे जो है कंज्यूमर को यूटिलिटी जितनी मिलेगी उससे प्राइस जो होगा वो कम होगा। जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसको यूटिलिटी मिलेगी। इसके अंदर, इस कर्व के अंदर आप जो भी पॉइंट देखोगे इस पॉइंट के ऊपर, है ना, जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उससे ऊपर आप जो भी देखोगे उस सब में कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस में होगा, क्योंकि उसको जो है क्या मिल रही होगी, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी, प्राइस कम पे करना होगा। तो कंज्यूमर सरप्लस का पोजीशन कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, और इससे नीचे जो है यहाँ से अगर देखें तो कंज्यूमर को पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं लेकिन यूटिलिटी कम मिलेगी, राइट। तो ये इस तरह से हमने देखा ग्राफिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने समझा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि ऐसी चीज़ को अगर हम, जब हमारे पास दो कमोडिटीज हो, मोर देन वन कमोडिटी, अगर 2 कमोडिटीज की हो हमारे पास, क्योंकि कंज्यूमर जो है अपनी एंटायर इनकम को एक गुड पे तो खर्च करेगा नहीं। अगर मान लेते हैं 2 कमोडिटीज हो, 2 गुड पे भी हालांकि नहीं खर्च करेगा पूरा का पूरा इनकम, लेकिन अगर वो अपनी सारी इनकम 2 गुड्स पे खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, तो उस केस में क्या होगा, कंज्यूमर अगर अपनी इनकम को खर्च कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि जितनी इसको यूटिलिटी फर्स्ट गुड से मिल रही थी उतनी ही यूटिलिटी उसको सेकेंड गुड से भी मिले। एज ए कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर, हमें क्या होना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें 2 गुड से सेम यूटिलिटी मिले अगर हम सेम अमाउंट पैसे खर्च कर रहे हैं, राइट। तो अगर 2 कमोडिटीज होगा तो क्या कंडीशन बननी चाहिए, इसको मनी के टर्म्स में, MUX को मनी के टर्म्स में अगर हम रखें तो क्या होगा, MUX अपॉन MUM किसके बराबर होना चाहिए, PX के बराबर होना चाहिए। मनी के टर्म्स में जो यूटिलिटी मिल रही है आपको वो प्राइस के बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर इसको हम आगे चल के लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUM आप लिख सकते हो, MUM इक्वल्स टू MUX अपॉन PX, ऐसा भी लिख सकते हो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा कमोडिटी मान लीजिए Y है, तो उसको यूटिलिटी कितनी मिलेगी, MUY अपॉन इसको MUM से डिवाइड करते हैं टू कन्वर्ट द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो MUM से डिवाइड कर दिया तो ये PY के बराबर होनी चाहिए, प्राइस के बराबर, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसको भी हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, MUM इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। मतलब कि एक कंज्यूमर जो है दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, 2 गुड्स को परचेज कर रहा है, उसे क्या मिलनी चाहिए, सेम यूटिलिटी दोनों से मिलनी चाहिए अगर सेम अमाउंट ऑफ रुपी खर्च कर रहा है वो। तो यहाँ पर देखिए एक कंज्यूमर के लिए क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों गुड्स के लिए सेम ही होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी एक पार्टिकुलर कंज्यूमर के लिए वो चाहे कुछ भी खरीद रहा हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसके लिए वर्थ ऑफ रुपी जो है उसके लिए हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है दोनों इक्वल है, अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि MUM लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो हम लिख सकते हैं MUX अपॉन PX जो होगा वो MUY अपॉन PY के बराबर होगा। तो ये कंडीशन है जब 2 कमोडिटीज हो, तो 2 कमोडिटीज के केस का में इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं, अगर मान लीजिए ये तो मैंने 2 कमोडिटीज की बात करी, अब अगर बहुत सारी कमोडिटीज हो, जैसा कि यूजुअली होता है कंज्यूमर के केस में कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों, अपनी इनकम को बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ कमोडिटीज हो तो क्या होगा। इस फॉर्मूला को हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं दिखाता हूँ। तो इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ कमोडिटीज हो तो हम लिख सकते हैं MU1 अपॉन P1 इक्वल्स टू MU2 अपॉन P2 इक्वल्स टू सोन MUN अपॉन PN। मतलब n नंबर ऑफ कमोडिटीज के लिए आप इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो ये आपका n नंबर ऑफ कमोडिटीज के लिए
इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। राइट, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इक्विलिब्रियम को काफ़ी अच्छे से समझ लिया, और आई होप कि आप सबको जो है ये इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जो हमने पढ़ा है वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ा। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू अप्रोच के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। राइट, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप चीज़ों को समझ रहे हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। राइट, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी।